हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कक्षा छठी का पार्ट 3 करने वाले हैं। ये बुक का सबसे छोटा चैप्टर है, लेकिन उतना ही इम्पोर्टेंट है ये हमारे बीटेड के पेपर के लिए। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। चैप्टर का नाम है पृथ्वी की गतियाँ। अभी हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर पार्ट 2 में कि जो पृथ्वी है वो कैसे, उसके ऊपर ध्रुव है एक, है ना, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, और उसको उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध में हमने बांटा हुआ था। अब हम पढ़ेंगे पृथ्वी की गतियों के बारे में। तो मेन जो है पृथ्वी की 2 गतियाँ हैं, इसको ध्यान में रख के चलेंगे। पहली जो गति है पृथ्वी की वो कुछ इस प्रकार है। जो पृथ्वी है वो अपने ही अक्ष पे घूमती है। हमने पिछली बार पढ़ा था पिछले चैप्टर में पार्ट 2 में कि ये पृथ्वी का अक्ष है, एक इमेजिनरी सुई जैसी एक स्ट्रक्चर था हमारे ग्लोब में। वैसा हमारी अर्थ पे बिल्कुल नहीं है, लेकिन हम उसको मान के चलते हैं कि है, और उसी के ऊपर पृथ्वी जो है वो घूमती है। पहला तो ये हो गया हमारी गति। और दूसरी गति ये है कि जो पृथ्वी है ये हमारा जो सन है उसके चारों तरफ एक परिक्रमा लगाती है। तो ये दो मुख्य गति हैं जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं पृथ्वी की गति 2 प्रकार की है, घूर्णन एवं परिक्रमण। तो घूर्णन मतलब अपने ही अक्ष पर घूमना, और परिक्रमण मतलब सूरज के चारों ओर घूमना। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक ही स्थिति, एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। यानी एक स्थिर कक्ष में घूमती है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर हमेशा का। मान लीजिए ये सन है और ये अर्थ है, तो हमेशा अर्थ इसी उसमें घूमेगी, इसी में। कभी वो ऐसे नहीं जाएगी इधर घूमी कभी इधर घूमी, नहीं। उसका एक फिक्स्ड पाथ है ये वाला, और वो हमेशा उसी फिक्स्ड पाथ पे घूमेगी। ठीक है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो अपनी कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री कोण बनाता है। हमने पिछली बार पढ़ा था, और अभी इस चैप्टर में भी हम पढ़ेंगे इसके बारे में। यहाँ पे जो पृथ्वी का अक्ष है वो 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। यहाँ पे पृथ्वी के ये ध्रुव से होती हुई जा रही है हमारी, ठीक है। और यहाँ से बिल्कुल जो इसको विषुवत रेखा पे ही काटती है, ये 66.5 डिग्री पे इसको काटेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार जो है वो गोले के समान है, इसलिए इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग को ही हम सूर्य की रोशनी को प्राप्त होता हुआ देख पाते हैं। सूर्य की ओर से आने वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहाँ रात होती है। अभी मैं इसको चित्र के थ्रू आपको अच्छे से समझाऊंगी। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है प्रदीप्त वृत्त कहलाता है। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं बदलता, जैसा कि आप चित्र 3.2 में देख सकते हैं। अभी हम इस चित्र को समझेंगे। आगे जो चित्र दिया है, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा लगाने में 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन करने के लिए वो जो जितना अक्ष में वो जितना टाइम लेकर के वो घूम रही है उसको हम एक दिन कहते हैं पृथ्वी का, ठीक है। ये पृथ्वी की दैनिक गति है। जैसे घूर्णन जो है वो रोज करती है पृथ्वी, रोज एक चक्कर लगाती है। अब यहाँ पे 2 चित्र दिए हैं, पहले हम प्रदीप को समझ लेते हैं, फिर हम समझेंगे पृथ्वी के अलग अलग जो और गतियाँ हैं उसके बारे में। देखिए यहाँ पे एक चित्र है, ये है हमारा सन और ये है हमारी अर्थ। तो अर्थ जो हमें पता है कि अर्थ जो है वो गोल है, तो सूरज का जो हिस्सा है ना वो आधे ही भाग को प्रकाशित कर पाता है, ठीक है। और आधा हिस्सा जो है वो जो सूर्य की तरफ नहीं होता वो हमारा अंधेरे से ही रहता है। तो बिल्कुल से ही अंधेरे और सूर्य के प्रकाश के बीच एक रेखा बन जाती है, काल्पनिक रेखा। इसको हम बोलते हैं प्रदीप्त वृत्त, ठीक है। तो अगर आपसे पूछता है कि कौन सी रेखा जो है सूर्य के पृथ्वी को प्रकाश और अंधकार वाले उसमें विभाजित करती है, तो याद रखेंगे उसका नाम है प्रदीप्त वृत्त, ठीक। अब पिछले चैप्टर में मैंने आपको 3 इम्पोर्टेंट लाइन्स बताई तो पास थी, पर इस चैप्टर में हमारे लिए 3 ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये है हमारी जो पृथ्वी को बराबर हिस्सों में बांटती है विषुवत रेखा है, ठीक है। पिछले चैप्टर अगर आपने नहीं देखा है तो इसमें आपको पिछला चैप्टर देखने के लिए मिल जाएगा पार्ट 2, जिसमें आप समझ पाएंगे कि सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी पर अलग अलग रूप से जो है पृथ्वी उसको ऑब्जर्व कर पाती है। जो ऊष्मा जो प्रकाश है वो अलग अलग तरीके से उसको
ग्रहण कर पाती है। ठीक है, ये विषुवत रेखा है जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि सूर्य का प्रकाश जो है सीधा पड़ता है लगभग पूरे साल, मतलब कुछ टाइम के लिए नहीं पड़ता, उसको अभी हम पढ़ेंगे क्यों नहीं पड़ता और क्या कारण है इसके पीछे। फिर है कर्क रेखा। कर्क रेखा से उत्तरी वृत्त और दक्षिणी वृत्त जो है उसके बीच का हिस्सा कैसा होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये रेखाएं याद रखेंगे, ये है पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांटने वाली। ठीक है, ये कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में और ये मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट में। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करती तो क्या होगा? सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे, लाइक पृथ्वी ऐसी ही है, ठीक है, और सन की लाइट जो है उसके कॉन्टिन्यूसली आधे वाले हिस्से पे पड़ती रहेगी, है ना, तो क्या होगा? पृथ्वी का जो आधा हिस्सा है वो बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस करेगा और आधा हिस्सा जो है वो बर्फ से ढक सकता है, यानी कि पृथ्वी पर लाइफ ही पॉसिबल नहीं हो पाएगी। ठीक है, पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर अक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहते हैं। यानी कि पृथ्वी, मैंने आपको बताया, परिभ्रमण यानी उसके खुद के अक्ष पे घूमने की गति, और परिक्रमण यानी कि परिक्रमा मतलब चारों तरफ घूमना, है ना। हम मंदिर की भी परिक्रमा करते हैं तो वैसे ही पृथ्वी जब सूर्य की परिक्रमा करती है तो उसे परिक्रमण कहते हैं। अब इस पूरे चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट जो पिक्चर है वो ये है। अब इसको शुरू करते हैं समझना। देखिए यहाँ पे पहले हम ध्रुव मतलब पढ़ते हैं कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं। दक्षिणी अयनांत के बारे में हम पढ़ते हैं कि ये कब होता है और कौन से हिस्से में क्या होता है इसमें। ठीक है, प्रभाव। दक्षिणी अयनांत वाले हिस्से में अगर आप देखेंगे तो हमारा जो दक्षिण वाला हिस्सा है, यानी कि जो दक्षिणी गोलार्ध वाला हिस्सा है, वो क्या कर रहा है, अभी ज़्यादा गर्मी महसूस कर रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सूर्य की जो किरणें हैं वो ज़्यादा पड़ रही हैं। यानी कि जब दक्षिणी अयांत होता है, दक्षिणी अयांत की जो डेट है वो याद करेंगे 22 दिसंबर। ठीक है, उस समय जो दक्षिणी गोलार्ध है वहाँ पे ग्रीष्म ऋतु होती है। ठीक है, और जो हमारा उत्तरी गोलार्ध है वहाँ पे शीत ऋतु होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सूर्य का प्रकाश, देखिए ये विषुवत रेखा कम पड़ रहा है दक्षिणी गोलार्ध के हिसाब से। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं, हमने पढ़ा दक्षिण अयनांत के बारे में, अब हम पढ़ेंगे विषुव। विषुव जो है ये हमारा 21 मार्च को होता है। ठीक है, विषुव क्या कब होता है हमारा? 21 मार्च, दोनों में होता है, 21 मार्च और 23 सितंबर, पर अभी हम 21 मार्च के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस समय क्या होता है, जो दक्षिणी ध्रुव है, मतलब जो हमारा दक्षिणी ध्रुव है उस पे उसकी और सूरज की जो दूरी है वो क्या होती है, मतलब थोड़ी सी दूर हो जाती है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि हमारा जो दक्षिणी ध्रुव वाला हिस्सा है वो शरद ऋतु को एक्सपीरियंस करता है, और जो उत्तरी ध्रुव वाला हिस्सा है वो हमारा माफ कीजिएगा, बसंत ऋतु को एक्सपीरियंस करता है। अब हम आते हैं उत्तर अयनांत पे। ठीक है, उत्तर अयनांत मतलब जब जिसमें भी अयनांत आ जाता है ना जिस डायरेक्शन में, यानी उस समय सूरज की किरणें उस समय ज़्यादा पड़ रही हैं। ठीक है, देखेंगे उत्तर अयनांत कब होता है, 21 जून को हम सबसे बड़ा दिन बनाते हैं ना, है ना। तो इस दिन सूर्य का जो प्रकाश होता है पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पड़ता है। ठीक है, और इसी दिन उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु को मनाया जाता है। फिर यहाँ पे विषुव जो है वो 23 सितंबर को मनाया जाता है। विषुव 2 दिन मनाया जा रहा है। ठीक है, एक उत्तरी गोलार्ध में जो है मतलब 21 मार्च और दक्षिणी की तरफ 23 दिसंबर, माफ कीजिएगा 23 सितंबर। ठीक है, इस समय बिल्कुल उल्टी अपोजिट हो जाती है। जैसे यहाँ पे 21 मार्च को दक्षिणी ध्रुव में बसंत ऋतु और माफ कीजिएगा उत्तरी ध्रुव में बसंत ऋतु और दक्षिणी ध्रुव में शरद ऋतु थी, वैसे ही 23 सितंबर में उत्तरी ध्रुव की तरफ शरद ऋतु और दक्षिणी ध्रुव की तरफ बसंत ऋतु हो जाती है। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6, मतलब पृथ्वी जो है घूमने में, सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाने में 365 डेज एंड 6 आवर्स लेती है। ठीक है, कितने दिन लेती है? 365 डेज एंड 6 आवर्स लेती है। ठीक है, और ये जो 6 आवर्स हैं उनको कलेक्टिवली 6 घंटों को हम उस साल में नहीं जोड़ते, उसको कलेक्टिवली एक
हर चौथे साल में उसको जोड़ लिया जाता है। ठीक है, हर चौथे साल में जोड़ने के बाद ये पूरे 24 घंटे बराबर हो जाते हैं, 6 चौके 24। ठीक है, इस अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी के महीने में 28 की जगह 29 दिन होते हैं, इसलिए इसमें इस साल इसको हम लीप ईयर भी कहते हैं और 366 डेज साल में देखते हैं। ठीक है, कब होता है लीप ईयर? प्रत्येक 4 साल में। सामान्य वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत और शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति में परिवर्तन के कारण होता है। जैसा कि अभी हमने इस चित्र में पढ़ लिया कि पृथ्वी जब घूमती है, परिक्रमण करती है, तो सूर्य से उसकी दूरी बढ़ती घटती रहती है और सूर्य की तरफ उसका प्रकाश प्राप्त करने वाला जो क्षेत्र है वो भी बढ़ता घटता रहता है, जिस कारण जो है ये हम एक्सपीरियंस करते हैं। अभी यहाँ पे अच्छे से जो भी हमने पिक्चर के थ्रू समझाया है एक बार समझेंगे। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, जिसके परिणामस्वरूप इस क्षेत्र में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं और सूर्य और उत्तर ध्रुव की तरफ झुका हुआ होता है। उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों को लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है, चूँकि उत्तरी ध्रुव के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। चूँकि विषुवत के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है, 21 जून को इस क्षेत्र में सबसे लंबा दिन यानी कि सबसे लंबी रात होती है, इसलिए पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहा जाता है। उत्तर मैंने आपको पहले बताया, अयनांत जिस भी डायरेक्शन का दिया जा रहा है, उत्तर अयनांत यानी उत्तर में बहुत ज़्यादा गर्मी, दक्षिण अयनांत दक्षिण में बहुत ज़्यादा गर्मी। तो इसमें क्या बोला है? इसमें बोला है कि जो अर्थ है, अर्थ पे 21 जून के टाइम यहाँ बहुत ज़्यादा सन होता है। ठीक है, सन की सनलाइट बहुत ज़्यादा होती है। और जो दक्षिणी ध्रुव मतलब उत्तरी ध्रुव पे लगातार 6 महीने इसी के अराउंड पूरे 6 महीने के 6 महीने दिन रहता है, यानी रोशनी रहती है सूरज की। अब 22 दिसंबर का जो दिन है वो दक्षिणी ध्रुव के सूर्य को की ओर झुक जाता है। इस दिन 22 दिसंबर को जो सूरज है वो दक्षिणी ध्रुव की तरफ झुका हुआ होता है और दक्षिणी अयनांत जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे? दक्षिणी अयनांत, यानी कि इस समय जो दक्षिण वाला हिस्सा है वो ग्रीष्म ऋतु महसूस करेगा और वहाँ हमारे साइड जो है वो क्या होगा? हम वसंत ऋतु को एक्सपीरियंस करेंगे। ठीक है, माफ कीजिएगा, हम शीत ऋतु को एक्सपीरियंस करेंगे इसी टाइम। फिर मैंने आपको बताया कि 2 विषुव होते हैं। विषुव का मतलब कि मॉडरेट ही चल रहा है, दोनों तरफ थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम वाला साल है ना, जहाँ पे बसंत ऋतु और शीत ऋतु, शरद ऋतु जो है ये दोनों रहेंगी। अगर हम 21 मार्च की बात करते हैं तो 21 मार्च और 23 सितंबर दोनों को सूर्य की किरणें विषुवत पर सीधी पड़ती है, यानी इक्वल ही पड़ती है, कोई ज़्यादा ना गर्मी ना ज़्यादा सर्दी, दिन और रात दोनों ही बराबर होते हैं। 21 सितंबर को दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। और 21 मार्च को इसके विपरीत होता है, उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूमना और परिक्रमण के कारण दिन और रात और ऋतु में परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे 2 चीजें हैं, पृथ्वी में घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं और परिक्रमण के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। ये बात याद रखिएगा, सीटेट स्टेटमेंट में घुमा फिरा कर दे देते हैं कि पृथ्वी में घूर्णन के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। नहीं, पृथ्वी में घूर्णन के कारण क्या होता है? दिन और रात में परिवर्तन होता है और परिक्रमण के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। ये इसका मेन कंक्लूजन है। ठीक है, तो चलिए अपनी प्रिपरेशन चालू रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम मानचित्र को कवर करेंगे। मानचित्र हमारा सबसे छोटा पार्ट है, मतलब है तो इम्पोर्टेंट ही, उसके हम मानचित्र में क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसके क्या क्या घटक हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन वो चैप्टर हमारा ज़्यादा बड़ा नहीं है। ये 3 चैप्टर आपको बहुत ध्यान से पढ़ने हैं। चैप्टर की पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 की तीनों वीडियो में आपको इस चैनल में इजीली मिल जाएगी। आप उसको खोलें, उसको पढ़ें, उसको देखें, एक बार समझने के बाद एक मॉक ज़रूर लगाएं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी तैयारी चालू रखिए।